नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 8 रजब है, 30 जनवरी और पीर की शाम है। मुझे उम्मीद है आप जहां भी प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान की जो पहले सियासी सूरत हाल आपने देखा लास्ट अप्रैल से वो एक अलग नहज पे चल निकली, उसके बाद उसके मुआशी असरात जो हैं वो हमने देखे। और आज पिशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाके में अब तक की इतलात में 59 नमाजी शहीद हुए और 157 के करीब जख्मी हैं। तो अब सूरत हाल अमन और अमान के हवाले से भी कंसर्निंग हो गई है और दीगर मामला उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ साथी मेजबान है आगा सैयद अली मूसवी वीडियो लाइन पे मैनचेस्टर से ही, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन आज एक और अफसोसनाक खबर यहाँ यूके में सहाफ़ी जो हमारा कबीला है उसमें अहम तरीन रुकन थे पाकिस्तान प्रेस क्लब के बानी सदर मुबीन चौधरी, रात उनका इंतकाल हो गया और उस हवाले से भी कुछ ताज़ियती हम कलमात एक तो सुनेंगे भी। हमारे और मोअज़्ज़ज़ जो सीनियर सहाफ़ी हैं शहराज खान साहब और अशरफ रचियाल, वो उम्मीद है हमें 6 बजे ज्वाइन करें, तो उनकी जो खिदमात हैं सहाफ़त में यहाँ यूके में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हमारी कम्युनिटी को हुआ। अभी जवां साल थे, 54 इयर्स एज थी। कल एक तकरीब में भी थे, लेकिन बस जब बुलावा आ जाए तो इस पर अगले हिस्से में इंशाल्लाह बात करेंगे, उनकी जो खिदमात हैं उस पर भी। लेकिन मूसी भाई, ये जो पिशावर में आज अफसोसनाक वाकया हुआ और 2017 के बाद बताया जा रहा है 2022 और ये आगाज 23 सन 23 का और इसके 30 दिन, तो दहशतगर्दी की जो फिजा है या जो इस तरह से एक फिजा बदली वहां पे अफगानिस्तान में, तरीके तालिबान वापस आए और फिर बजाय के पाकिस्तान को उसका फायदा होता, तरीके तालिबान पाकिस्तान ने उसमें और ज्यादा मजबूती आई। तो ये जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा अब खतरे की तरफ जा रहे हैं। तो पहले आज के वाक़े के हवाले से आपकी बात और फिर नाज़रीन जब आपकी कॉल्स हम लेना शुरू करें तो आप भी आइएगा। जी मूसी भाई। देखें, जिस तरह से आपने कहा कि तहरीक तालिबान की वजह से नुकसान हुआ और तालिबान में आए थे तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होना चाहिए था। बात ये कि दहशत गर्दों से किसको फ़ायदा होगा? चाहे वो तहरीक तालिबान की शक्ल में हो या वो हुकूमत तालिबान की शक्ल में हो। वो एक दहशतगर्द टोला है जिनका माज़ी मासूम लोगों के खून से रंगीन है, उनके हाथ रंगीन हैं। अब ये कहना कि उनकी लॉन्ड्री में धुलाई हुई है और धुला के और उनको पारसा बना के हुकूमत दे दी गई है, उसके अंदर जो है वो बड़ी कुव्वतें भी उनसे राज़ी रहीं, कतर के अंदर मुज़ाकरात होते रहे। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर एक पोर्ट्रे करने के लिए, एक ये समझने के एक चीज़ों को सामने दिखाने के लिए हो सकता है। दहशतगर्द है, किराए का कातिल ही रहेगा, चोर चोर ही रहेगा, हत्यारा हत्यारा रहेगा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो दहशतगर्दों को हुकूमत दे दी गई, अब उसकी शाख टीटीपी है, यकीनन वो सब किराए के गुंडे पहले भी थे, उनको बनाया गया है जिस तरह से उनको डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें पाकिस्तान को खैर की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए थी। ये बार-बार मुझे नहीं पता पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, ये क्यों अफ़गानिस्तान के मामलात में जाकर मदाखलत करते हैं। अगर करनी भी थी, तो तालिबान के मुकाबले पे खड़े होते, दहशतगर्दों को वहाँ पर लाकर बिठाया, ये सोचकर कि हमारा भला होगा। वो किराए के लोग हैं, इससे पहले भी ये हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि जी वहाँ पर रॉ काम कर रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं। इस तरह की खबरें हमारे पाकिस्तान की मीडिया पर मुतअद्दिद मर्तबा जो है वो चलती रही हैं और रिकॉर्ड पर हैं कि ये सब बातें होती रही हैं। अब बात ये है कि पाकिस्तान में धमाका पेशावर में क्यों हुआ है, उसकी साफ और सीधी-सी वजह है फारूक भाई कि मसला ये है कि जब कोई रियासत कमज़ोर हो जाती है, डिफ़ॉल्ट होने वाली होती है, अफ़रा-तफ़री होती है, तो दहशतगर्दी क्यों नहीं होगी? आपके पड़ोस में आपने किसी के साथ रखी नहीं है, चाइना से आपके ताल्लुकात वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन आपके दरवाज़े तक आई हुई है, आप ले नहीं सकते, उनके साथ ताल्लुकात आपके उस तरह से नहीं है जो होने चाहिए। गो के बेहतर हैं मगर वैसे नहीं है। हिंदुस्तान के साथ आपके साथ जंगों का माज़ी आपका रहा है। तो ये अफ़गानिस्तान का हर आदमी एवरी सिंगल पर्सन अफ़गानिस्तान का उठा लें, कोई पाकिस्तान की वो तारीफ़ नहीं करता, यानी हमारी इस एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ़ नहीं करता। पाकिस्तान से शायद मोहब्बत करता होगा, एक इस्लामी रियासत हवा होने के हवाले से, मगर एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ़ नहीं करता।
یہ جو ہم نے اپنے پورے پڑوس میں جو کہ ہم پڑوسیوں کو کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے، ہم نے سب ناراض کر کر کے لوگوں کو بٹھایا ہے. جب آپ کی ریاست ڈاواڈول ہو رہی ہو، حکومت نام کی کوئی چیز نہ ہو، رستہ کشی ہو، کرنسی میں گراوٹ ہو، لوگوں کا مستقبل معلوم نہ ہو، افراتفری ہو، چوری ڈکیتیوں کا بازار گرم ہو، تو دھماکہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں دہشت گرد نیٹ ورک فعال کیوں نہیں ہوں گے؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ دھماکہ جو ہوا ہے یہ تو ہونا تھا، اور اللہ نہ کرے کہ اور کہیں زیادہ اور اس سے بڑے دھماکے ہوں، کیونکہ دشمن بیٹھے ہیں. انسان پہ حملہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ کمزور ہوتا ہے. ریاست کمزور ہوگی تو دشمنوں کو فائدہ ہے کہ اس وقت وہ اس کو اور ڈکلائن کی طرف تیزی اس میں جو ہے وہ ایجاد کریں. تو یہ تمام چیزیں متوقع ہیں، کیونکہ آپ کی معاشی صورتحال کسی صورت سے نہیں سنبھل رہی ہے. آپ کی یہاں حکومت میں کون بیٹھے گا؟ یعنی جوس نکل چکا ہے، اس کو بار بار، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا نا شوگر کین کو بار بار گھما کے مشین میں ڈالا جاتا ہے کہ دو چار قطرے اور نکال لو اس میں سے، تو وہ حشر کیا ہوا ہے. اب ایسے وقت میں ان تمام چیزوں کی توقع رکھنی چاہیے، لوگوں کو بھی چوکندہ رہنا چاہیے، فورسز کو بھی رہنا چاہیے، مگر ریاست چونکہ اپنے سخت ترین دور سے گزر رہی ہے تو دشمنوں سے کوئی توقع خیر کی ہمیں رکھنی نہیں چاہیے ہمارا بھائی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیجیے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ارشد صاحب. کیا نصیر بھائی خیریت ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. علی طرف سے بہت بہت میرا سلام. چودھری ارشد مانسر سے بات کر رہا ہوں. جی مہربانی، شکریہ. میرا بھائی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، مگر میرے بھائی اگر پاکستان کو اوور آل دیکھیں، 22 کروڑ عوام کا مسلمان ملک، نیوکلیئر اسٹیٹ، میں جو کہنے جا رہا ہوں پلیز آپ اتفاق کریں گے اور آپ اس پہ ذرا غور کریں. صحیح ہے. اگر آپ اس ملک کو سب بھی جانتے ہیں، آرمی جانتی ہے، جوڈیشری جانتی ہے، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، تو پبلک بھی جانتی ہے. اگر نواز شریف، زرداری، مولانا فضل رحمان، 3 آدمی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے آج تک اس ملک میں، تو ایز اے نیوکلیئر پاور آپ اس کو کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں. نہ ہی آپ کشمیر آزاد کرا سکتے ہو، نہ ہی دہشت گردوں کو کنٹرول کر سکتے ہو، کیونکہ دے نو یور ویکنس. یار ابھی تو جاگ جائیں ہم لوگ. ابھی لوگ پتہ نہیں کہاں چاند میں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرپٹ تو سارے تھے، اور یار اگر آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کے پاس ان تینوں کے، اگر مولانا فضل رحمان کہتا ہے میرے پاس 15 لاکھ میرا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے ڈنڈوں کے ساتھ، زرداری صاحب اپنی گیم ڈالتے ہیں، نواز شریف اپنی گیم ڈالتے ہیں، تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم اگر اللہ کے حکم سے آرمی والے ہمارا چینل دیکھیں، اب تو وہ دیکھتی ہیں، سچ نہیں دیکھتے، جھوٹ والوں کو دیکھتے ہیں. یس آئی بلیو ان دیٹ. اگر دیکھ رہے ہیں ویک اپ. میرا کوشچن ہے کہ کب جاگیں گے بھائی علی؟ کب ملک کا مستقبل کہیں لے کے جائیں گے؟ مسئلہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں اپنی نیکی کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے مسئلہ آتے ہیں، ہر ملک میں آتے ہیں. بس کیوں چھوڑ رہے ہو آپ لوگ؟ آپ چھوڑتے ہیں کہ کیا دیکھیں 8 مہینے میں کیا ہو رہا ہے؟ غریب کہاں سے روٹی کھائے گا یار؟ ہمیں آپ بتائیں نا کہاں سے وہ پیٹرول ڈالے گا؟ ایک مزدور کی سوچے، مزدور کام کر کے آتا ہے، کیا ہی کین افورڈ ٹو فیڈ ہز چلڈرن؟ نو مور. یار آپ نے کیا کر دیے پاکستان کے ساتھ، اور مزید کر رہے ہیں. جو دہشت گرد وہ تو پتہ ہے نا یہ کمزور قوم ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے نتھنگ. اگر دے واز سمتھنگ، یہ ہے جو ریالٹی ان دا لائف. اگر یہ لوگ کو پھر لے کے آتے ہیں، کیا آپ کے پاس، آپ کنگلے لوگ ہیں پنجابی میں کہتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ سمجھے، آپ جاگیں. ٹھیک ہے سر. اپنے ملک پہ لے کے جانا ہے، ان لوگوں سے چٹکارا پائیں یار. ٹھیک بالکل صحیح جی، پوائنٹ آپ کا آ گیا، بڑی مہربانی. تو ناظرین اب کالز آپ کی بھی کھلی ہیں، ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اگر آپ یو کے سے باہر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے بھی ڈائل کر سکتے ہیں، میسج چھوڑ سکتے ہیں. اور یقیناً پشاور کی جو آج ہم نے خبر سنی، یہ کوئی پہلی خبر نہیں تھی، یقین کیجئے بہت زیادہ ایک افسوسناک صورتحال کہ کتنے ہی ایسے ہم پروگرامز پہلے کر چکے ہیں، افسوس کا اظہار کر چکے ہیں، مذمتیں کر چکے ہیں، پھر جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ بہت سے ایسے آپریشن کر چکے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ایک جو ناسور ہے وہ تھوڑا قید میں، یا تھوڑا اس کو ہم تھمتا ہوا دیکھتے ہیں، ختم ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن دوبارہ وہ ایسے کم بیک کر رہا ہے کہ جیسے وہ
यहाँ इर्द गिर्द ही था और वो कोई बिल्कुल आराम बिल्कुल कर रहा था, उसने कोई हमने उसको मिटाने में कामयाब नहीं हुए थे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा दिन आटे की आटा लेने के लिए पूरी कतारों में पूरी कौम खड़ी हो और रूल करने वाली एक इन पाकिस्तान के सौदागरों की बेटियां जब आए, इनके बेटे जब आए, तो पूरा दिन मीडिया जो है वो इनकी बेटियों के करतूत बस कितने प्रोटोकॉल है उनके पास, कितने लोग उनको वेलकम करने के लिए आए हैं और इनकी गुलामी में बस पूरा पाकिस्तान लग जाए। इनकी बेटियों के लिए सारा पाकिस्तान आगे गुलाम बन के सजदे करे इनको। पूरा इनको क्या परवाह है कि जरदारी और नवाज शरीफ जहाँ पर इतने बड़े बड़े लायक, इतने इंटेलिजेंट, इतने केपेबल लीडर होंगे, तो फिर IMF जो है वो एक्टिव होगा, दहशतगर्द एक्टिव होंगे, राना सनाउल्लाह और बिलावल जरदारी माशाल्लाह नाम ले इनका। जिस मुल्क का वजीर खारजा बिलावल हो, जिस मुल्क के वजीर दाखिला जो है वो राना सनाउल्लाह हो, तो वहाँ दहशतगर्दी से ही पाकिस्तानियों को उड़ाया जाएगा और क्या किया जाएगा। और इनको आता क्या है मुझे बताएं। ठीक है। IMF को एक्टिव करना, दहशतगर्दों को एक्टिव करना, एक तरफ भूख से लोगों को मार रहे हैं, अब धमाकों से मारना शुरू कर दिया है। ये तो इनकी स्पेशलिटी है। जब रहमान मलिक आए थे, आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर था वो, तो सब कह रहे थे कि ये जिस दिन जाएगा तो उस दिन दहशतगर्दी खुद बंद हो जाएगी। हर दिन का सूरज जो है वो एक धमाके से होता था और लोग ये कहते थे, 90% लोग कहते थे, 95% लोग कहते थे कि जब ये जरदारी का असिस्टेंट, जब ये वजीर दाखिला नहीं रहेगा तो हालात ठीक होंगे। आखिर इन दोनों भाइयों ने, नवाज शरीफ और जरदारी ने, इन्होंने दिया क्या पाकिस्तान को? सिर्फ ये दिया है कि अपनी औलादों का सोचते हैं कि बस मरियम नवाज आए, पूरा पाकिस्तान जाके लाहौर खड़ा हो जाए और इनको वेलकम करे, इनको प्रोटोकॉल दे, इनके आगे सजदे करे और इनकी जूतियां साफ करे। बस जो पाकिस्तान में इनके जो भी है, अब ये किन कामों में लगे हुए हैं कि इमरान खान के जितने भी जो भी हैं सबको सलाखों के पीछे बंद करो। और क्योंकि वो 70 से 80% कम अज कम 90%, 70 से लेकर 90% जो है इमरान खान के साथ हैं लोग। और आप लोग की कौन सी जमहूरियत का वो कर रहे हैं कि पूरा मीडिया खरीद लो, पूरा पंजाब में गुंडों की हुकूमत कर लो, सिंध को गुंडों के हवाले कर दो, पूरे पाकिस्तान को गुंडों के हवाले कर दो, जरदारी के गुंडे और नवाज शरीफ के गुंडे रूल करें और सब पाकिस्तानियों को मार दो। आप उधर दहशतगर्दी के थ्रू मार रहे हैं, इधर साकों से मार रहे हैं और इनको आता क्या है मुझे बताए ना कोई तरीका। एक जो बस सर्विस बनाते हैं वो ठेके देते हैं अपने वजीरों को, उसमें से 1 अरब लगाते हैं तो 10 अरब उसमें से सीमेंट और सरिया और बजरियां और बिल्कुल सही। यानी अजब ही कहानी है मूसी भाई, जैसे बहन बता रही हैं कि दहशतगर्दी की नजर, भूख की नजर, बैड गवर्नेंस की नजर, हर चीज जो है वो हम देख रहे हैं। एक और कॉल लेके फिर मैं आपके पास भी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई। जी हसन साहब, बहुत शुक्रिया, भाई को भी सलाम, मेहरबानी। वालेकुम। अभी आपने बहुत अफसोस हुआ जिसकी भी जाने गई, जी चाहे किसी मसलक से भी ताल्लुक हो, बेशक। अब लोगों को सोचना चाहिए कि जब हम लोगों के मामबार गांव में बम उड़ाए जाते थे और ये लोग खामोश रहते थे, तो इनको सीरियसली सोचना चाहिए कि आज इनकी सफों में आ गए वो लोग। फिर आपने अभी फरमाया था भाई कि ये हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और ये फिर कहाँ से आ जाते हैं। तो ये तो इमरान साहब से पूछे जिन्होंने छोड़ा था इन लोगों को, जो बंद थे। ठीक। और बाजवा से पूछना चाहिए और फैज हमीद से जिन्होंने वो मुज़ाकरात करके इनको छोड़ा। और दूसरे जो तालिबान जो अफगानिस्तान में है, ये तो मुझे लगता है कि इनके लिए अमेरिका ने
राह हमवार की है कि ये टेक ओवर कर लें, वरना ऐसे कहते हैं नेटो के होते हुए इतने साल से तो आप कंट्रोल किए हुए थे और एकदम से वो तालिबान 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 एकदम से वही तालिबान आ गए। बाकी ये है ना कि इमरान साहब से पूछना चाहिए इनको बुला के, ये तो ट्रीजन का एक्ट हुआ कि आप जब वो दहशतगर्द थे इनको किसकी गारंटी पे छोड़ा था, किसकी गारंटी पे छोड़ा था, यही करवाने के लिए जो आज हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, समझ में नहीं आता बस। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और यही बात है कि पॉलिसीज जो है, और जनरल फैज का भी आपने जिक्र किया, यानी उस वक्त हमारे जो फोर्सेस या जो इदारे हैं वो भी उस एक पेज पे थे, उनकी एक तरह की पॉलिसी थी, और उसके बाद फिर उसके क्या समरात मिले हैं ये आज हम दोबारा देख रहे हैं कि सन 17 के बाद एक बार फिर सैकड़ों की तादाद में ये धमाके हो रहे हैं, और अब दोबारा इस्लामाबाद तक जो है वो महफूज नहीं है। पिछले दिन इस्लामाबाद भी एक धमाका हुआ। जी मुसीबत कौम नहीं है, जैसे अरशद साहब कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी निकलेंगे कब खड़े होंगे, बात उसका कौम होनी चाहिए। अगर आपको सुवाइयत में तकसीम किया हुआ है, लिसानी फिसादात हो चुके हैं, सेक्टेरियन मसाइल हैं, जब भी किसी को कोई मारा जाता है बेगुनाह तो ये होता है उसको ढूंढा जाता है कि उसको किस खाते में रखा जाए, उसकी जबान क्या थी, कबीला क्या था, उसका दीन क्या था, मजहब क्या था। तो ये वो साइन है जिसकी वजह से लोग कभी खड़े हो नहीं सकते हैं। लोगों को अगर अपने मुल्क से मोहब्बत हो और एक कौम बनकर सामने आए तो चंद 100 चोरों का टोला करोड़ों लोगों पर हुकूमत नहीं कर सकता। मसला ठीक है, मसलकी इख्तिलाफ आप रखें, बिल्कुल रखें, मगर इल्मी तौर पे रखें, दुश्मनियां ना करें, किसी का घर न जलाएं, किसी के मरने पे खुश ना हो, और किसी को किसी मसले की इख्तिलाफ की वजह से, किसी जबान की वजह से मारने का हक किसी को नहीं है। तो हमने 70-75 सालों में यही किया है। तो उसकी वजह यह है कि अब इस वक्त तासुब है अवाम के अंदर, और लोग अपने हुकूक के लिए बाहर नहीं आते। पंजाब में कुछ होगा, सिंध में खड़े नहीं होंगे लोग, सिंध में कुछ होगा, पंजाब में खड़े नहीं होंगे, केपीकी में कुछ होगा, बाकी जगह। एक कौम नहीं है ये। अगर एक कौम हो तो आप उम्मीद करेंगे ये निकल आएंगे। मुझे नहीं लगता अभी इनके ऊपर 100-200 रुपए पेट्रोल और बढ़ेगा तब शायद ये कौम बनने के लिए सोचें। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, अभी तो लोगों ने पैसा छुपा के रखा हुआ है, जिसके पास है वो कर रहा है। ले कॉलर आपके पास है तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम अफजाल साहब, शुक्रिया। जो हादसा हुआ पेशावर का, जो भी है, बड़े अफसोस की बात है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बाकी 13-14 पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, MDP PDM, यानी मंगता डल्लू पार्टी। ठीक है। बहुत शोर सुना कि कोई MDP का लीडर आ रहा है। ठीक है। लीडर आया तो गौर से देखा तो वो कतरी खात था। ठीक है। कतरी खात ने तकरीर की, नजरिया पेश किया, तो हमें तो ये समझ आई कि कतरी खात को नई प्लास्टिक की टाकियां लग गई हैं। अगर टाकियां ना लगती तो जिंदगी जो है ना वो बहुत खतरे में थी। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। एक और कॉलर है पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से हमारे साथ? मैं गिराजी से बात कर रहा हूं। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। या अल्ली आगा साहब, मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से जब तक के लोग नहीं निकलेंगे इस मसले का हल ऐसे ही रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी और ये बढ़ाते रहेगी। सही है, बिल्कुल जब सही। तक हर सूबे से, हर घर से, हर फर्द को निकलना चाहिए। उनके खिलाफ ये क्या कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके घर में आटा नहीं है, बेरोजगारी, परेशानी, बिजली नहीं तो गैस नहीं, बताए किस किस चीज का मुकाबला करें। सही बात कब है, तक करें। सही बात। और फिर ये महंगाई फिर बढ़ाने का और सोच रहे हैं। जी हाँ। लोगों को ये भूखा मार देंगे, इनको भागने नहीं देना चाहिए अपने मुल्क से, इनको सबको जो है ना मारना चाहिए, सब एक हो जाए। ये दुश्मन बने में सबके। ये कहते हैं कि गरीब खत्म हो जाए तो गुर्बत खुद खत्म हो जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, इनका प्रोग्राम ये इसी चक्कर में। बहुत शुक्रिया मोहतरम, कराची से आप शामिल हुए।
ऑन एयर हम किसी को मारने और पीटने की, इस पर मरने मारने, बस सियासी तौर पे सियासी मार एहतसाब की बात करेंगे, कानूनी एहतसाब की बात करेंगे, वरना मुल्क छोड़ के चले जाएं। बिल्कुल सही। और वही बात ना, हम जब कहते हैं उठें तो फिर या तो फिर हमने जो एक अपने पाँव में जो मुख्तलिफ जो ताले लगे हैं हमारे पास सियासी जमातों के, हमारे अपने लीडर्स हैं, और वो हमें सब्ज बाग दिखाते। अभी ये जो डार साहब आए थे जिन्होंने ऐसे ऐसे सब्ज बाग दिखाए थे, आपस में ये लोग लड़ रहे थे, जी मैं जाके तो ऐसा कर दूंगा, लेकिन रात को अब 35 रुपए इकट्ठा पेट्रोल की कीमत बढ़ना, ये भी एक यकमुश्त जो है वो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। और जो डॉलर है वो शायद 300 के करीब पहुंच गया है, पाउंड जो है वो उससे भी ज्यादा। तो ऐसी सूरत हाल में यकीन कीजिए अभी हमें वो कैफियत महसूस करते हुए भी एक बहुत ज्यादा एक सरासिंदगी सी फैल रही है कि ये कैसे पाकिस्तानी वो अपना गुजारा कर रहे होंगे, जो कोई बीमार है, किसी घर में बीमारी है, या कोई पढ़ता है, या कोई एक घर में कुछ 3-4 बच्चे हैं जिनकी खुराक वो कैसे पूरी करेंगे। तो ये सारे जो मामलात हैं, और हमारे जो सियासतदान है, आपने वो एक कॉलर ने सही कहा कि एक लीडर है, खातून लीडर आई हैं, उनको पूरा बात जमात, उनके सीनियर लीडर जो है वो जहाज तक उनको लेने गए हुए हैं। उनको शायद ऑर्डर था कि भैया आप इनको लेने जाएं, और एक बेहंगम सी उन्होंने रैली निकाली और ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो वो सब कुछ ठीक करेंगे। तो भाई नवाज शरीफ आके उनके पास वो क्या, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है इकोनॉमी में, या क्या वो करेंगे? नवाज शरीफ नहीं, चौथी बार इसहाक डार जो हैं वो नवाज शरीफ के वजीर खजाना थे, नवाज शरीफ के भाई वजीर आजम है इस वक्त, उनके समधी दोबारा वजीर खजाना बन गए। तो नवाज शरीफ ने जाके बकरा क्या तीर मार लेना है? तो ये एक अजीब एक हमें अब तो कोफ्त होती है, दिल आजारी होती है मुझसे भाई, ऐसे हमारे लीडर्स की बात सुन के, देख के। क्यों जाते हैं लोग? बात ये ना, इस्तकबाल को क्यों? और अब तो जाना छोड़ गए वो, चंद लोग शायद वो जाते हैं, या उनको भी वो पैसे, शायद उनकी भी दिहाड़ियां लगती हैं इस चक्कर में। बहुत से लोगों के इंटरव्यूज आए थे बसों के, और वो सारे किराए वगैरह दे के उनको पैसे दे के लाया जाता है। तो बस वही यही गनीमत समझते हैं कि चले इसी चक्कर में हमें कोई अगर दिहाड़ी मिल रही है तो वो इस तरह आ जाते हैं। आपको याद होगा बिलावल साहब ने जब सिंध में एक लॉन्ग मार्च किया था, ट्रेन मार्च, तो खवातीन को पैसे दिए गए, और जिस सहाफी ने वो बात जो है वो अयां करवाई तो उसको कत्ल करवा दिया गया, उसको शहीद करवा दिया गया। तो ये चीजें हैं, ये लोग पैसे दे के अपनी सियासी एक जो एक है ना, एक बताते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं। एक पॉइंट और ले लूं मैं कॉलर से, तो फिर उसके बाद बात है कि जी 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 अर्शद साहब जरा गौर से ये बातें सुनना। ये वो माफिया हैं, एक एक एमएनए और एमपीए जो है ना, मेरे भाई वो गरीब लोग याद नहीं उठा सकते जमाने में, उन्हें या थानों में डालते हैं या उस पर जमीनों के पर्चे होते हैं, जो उन्हें कत्ल कराते हैं। ये प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। ऐसे आर्मी वाले गुजरे थे इनके आगे, ये रियलिटी है, कोई इसको पहचान नहीं रहा। ये सच बात है, क्योंकि ये लोग इतने बड़े क्रिमिनल हैं, इनके आगे पाकिस्तान की जो आप सो कॉल्ड सिक्योरिटी एरियाज हैं उन्होंने घुटने टेक दिए। आपको शायद याद होगा कई के जमाने में मियां मजूर भट्टो वजीर आला था, मेरा कजन चौधरी फरूक वो वजीर कानून था पंजाब का, जी शरीफ आदमी था, आपने शायद उनको सुना हो या देखा हो, इन्होंने कत्ल करवा दिया था उसे। शरफ दौर में उसने वजीर आला बनना था, बनने से पहले उसे कत्ल करा दिया कि ही इज अ काबल मैन, शरीफ आदमी है, विलेज से आया है, इन्होंने कत्ल, आज तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही मेरे भाई, इन लोगों से को अवाम डरती नहीं, निकलना चाहती है। एवरी एमएनए दे स्केर्ड ऑफ द एमएनए ऑफ द एरिया एंड एमपीस, ये इनकी थ्योरी है। दबा के रखो, गरीब की जरूरत ना हो, बाहर निकलेगा, कल को बेचारा मर जाएगा, पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, ना पर्चा होगा, बड़ू का पर्चा नहीं होता, गरीब की क्या को यार पाकिस्तान में। वजीर आजम साहब का वो कह रहा है मेरी एफआईआर नहीं हुई। चले, बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल का। तो यकीनन एक तो जिसे कहा ना मुसफी भाई ने, उनके घुटने टेक दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी फोर्सेस ने या जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, एहतसाब के इदारे हैं, उन्होंने कोई मुकाबला भी किया है या कोशिश की हो इनको खत्म करने की।
یہ وقتی طور پہ ان کو شاید زیر کرنے کے لیے یہ اس قسم کے اٹیمپٹ کیے جاتے ہیں، بلیک میل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن وہی لوگ دوبارہ امٹ کے کیسے باہر آ جاتے ہیں، کیسے پھر وہ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب بات ہے ہمارے سسٹم میں. اور وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے باجوہ صاحب کی جو صاحب کا 6 سال گزرے ہیں، انہوں نے میں تو پھر ایک کمال کر دیا. اور ان کے اوپر جو الزامات لگے، جنہوں نے لگائے وہ جیل میں ہیں، اور جن پہ لگے وہ اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی سفارش کر کے بتا رہے ہیں، بلکہ واضح بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے جواب دے دیا زبو حالی کا جواب دے دیا آپ نے. جی میں ایک اور کالر میرے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، میں نواز بٹ پر کر رہا ہوں. جی مہربانی بٹ صاحب. تو بڑے افسوس ہے، اور بہت افسوس کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بڑے عظیم سانحہ ہوا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. صحیح بات. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ نمازی کسی مسلک کا ہو، نمازی اللہ کی یاد میں تھے تو ان کو اڑا دیا گیا ہے. جی ہاں جی. یہ بتائیے مجھے، یہ کون کرنے والے ہیں؟ یہ حرکات جو حرکات کر رہے ہیں، شیطانی حرکات، کون ہے؟ کون ہو سکتے ہیں؟ اٹ از obvious، یا تو ایران سے آ رہے ہیں، یا انڈیا کا چکر ہے، یا اپنے ہمارے غدار جو ہیں بلوچستان، ہمارے پیارے حصے میں پاکستان کا حصہ جو ہے بلوچستان، اس کے یہ غدار ہیں، یہ حرام خور ہیں. میں کیا کہوں، میں بڑا افسوس آتا ہے فروخ بھائی کہ یہ دیکھیں نمازی تھے، اللہ کی یاد کر رہے تھے. نمازی کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، اللہ کی یاد میں، تو آپ یہ بات کیوں نہیں آتے؟ یہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ جو باہر سے آتے ہیں، یہ جو کیا نام ہے ان کا، جو کرپٹ لوگ ہیں، جو وزیر جو ہے نا موجودہ حکومت آتی ہے، ان کو کیا ویلکم کرتے ہیں، کیا ہیرے کے تاج کے کہتے ہیں، تاج پوشی کرتے ہیں. صحیح ہے. ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دونوں انتہائیں ہیں، غربت کی انتہا بھی ہے اور عجیب بحیثی کی بھی انتہا ہے. پبلک سے پاکستانی باہر نکلے. صحیح. بہت شکریہ بٹ صاحب. میاں عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی یہاں مانچسٹر میں. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. میرے تمام سننے والے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں، میری طرف سے آپ کو بھی بہت بہت جی بہت شکریہ. 14 نیوز کا کہ آپ اتنے یعنی ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی رپورٹنگ کی، اور اسٹل جو ہے آپ کی لائیو رپورٹنگ جاری ہے. جی مہربانی. اب آج 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی کا بھی یہ کرم اللہ وجہہ کا بھی یہی قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کی شر سے ڈرو. صحیح. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی صفوں میں اپنے ہی اندر ڈھونڈنا ہے، ہمیں اپنی صفیں درست کرنی ہے. جب تک ہم اپنی صفیں نہیں درست کریں گے تب تک ہم کسی کے اوپر بلیم نہیں لے سکتے. بالکل صحیح. ہم جب اپنی آرام میں، اپنی غرور میں، اپنی سیاست کے نشے میں اور اپنی اقتدار کی طاقت کے لیے لڑتے رہیں گے تو ہمیں لوگ ایک ایک لکڑی کر کے توڑ دیں گے جب تک کہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. ایک تو یہ میرا میسج تھا کہ ہمیں سب کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لو اور بلا کسی تفرقے کے جو ہے نا آپس میں مت بٹو. بالکل صحیح. اور ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، اس ثانیہ کے ساتھ ساتھ یعنی ایک تعزیت بھی کرنا چاہوں گا اپنے تمام صحافی حضرات سے کہ جو کہ شاید جانتے ہیں کہ آج جو ہے کل رات ہمارے ایک بڑے ہی سینئر صحافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، جناب چودھری مبین صاحب. تو ان کے لیے میں آپ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر جہاں پہ میری آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں ان کے لیے دعائے خیر جو ہے اگر کروا دیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. اور اس کے علاوہ جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں؟ بس جی مبین چودھری صاحب کے حوالے سے بھی یقیناً بہت دل دکھی ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. جہاں آج کل بہت مشکل ہے کہ اپنی قوم کے لیے وقت نکالنا، اپنی کمیونٹی کے لیے وقت نکالنا، تو اس میں وہ ایک پیش تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی اور اس یکجہتی میں ہمارا ساتھ دیا. بہت شکریہ. تو محترم شہراز خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ویڈیو لنک پہ. درینہ ساتھی تھے مبین چودھری صاحب کے. اور شہراز خان صاحب آپ کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، جو آج ہم نے دیکھا کہ بہت ہی بڑا نقصان پاکستان پریس کلب کے نہ صرف بلکہ پوری کمیونٹی کو
ایسا نقصان کہ جو ہم سب کی ترجمانی کے لیے وہ انہوں نے سمجھے کہ اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی. پہلے تو ان کی یقیناً ایک ہماری فطری بات ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اچانک ایک ان کی وفات کا کیا سبب بنا, اور پھر جو آپ کی ان کے ساتھ جو ایک رفاقت رہی, زندگی گزاری آپ نے, ان کی جو خدمات تھی, ذرا اگر ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو. شراز خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. فاروق بھائی بہت شکریہ, آپ نے آخری ٹائم میں ہمارے اس درد میں اپنا درد میں لانا چاہا, اور ہماری دعاؤں میں اپنی دعائیں جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے ذریعے سمیٹنا چاہیں اس شخص کے لیے جو ریئل میننگ میں صافی تھا, اور ساری زندگی اس نے صحافت ہی کی ہے. پاکستان میں مختلف اخبارات سے, لاہور سے تعلق تھا, اخبارات میں کام کرتے رہے, اور پھر یہاں پر کئی سالوں تک جنگ اوصاف لندن کے ایڈیٹر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اے آر وائی کے یہاں پر بیورو چیف رہے, پھر اے آر وائی چھوڑا تو نیو کے بیورو چیف تھے, ابھی کشمیر لنک لندن کے یعنی ان کا اپنا ہی اخبار ہے, اس کے چیف ایڈیٹر تھے. اور پاکستان کے جو بہتر, اگر میں عرفان نقوی صاحب کو کہوں گا اگر وہ دکھا سکیں تو پچھلے ہفتے اسی 2 ہفتے پہلے میں نے انٹرویو بھی ان کا کیا تھا اپنے دی لندن آئی پروگرام میں, تو وہ پاکستان پریس کلب کے حوالے سے, اور پھر آپ یہاں پر کس طرح صحافیوں کی جو ہے وہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے انہیں پیشہ ورانہ جو ان کی خدمات ہیں اس میں مدد کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان پریس کلب قائم کیا تھا. 2009 کی بات ہے, اور ہمارے تقریباً 12 الیکشن ہر سال ہوئے ہیں, کورونا کی وجہ سے 2 سال ڈیلے تھے. تو ابھی ہم لوگ سوچ رہے تھے 2021 سے کہ الیکشن کروائیں, لیکن ڈیلے ہو گیا. تو ہمارے الیکشن 29 کو یعنی گزشتہ رات اس وقت ابھی ہماری ووٹس جو ہے پڑ رہی تھی, اناؤنس نہیں ہوا تھا ریزلٹس, تو 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے. اور پھر ہمارا فنکشن رات کو تقریباً ختم ہوا, الیکشن ہوا, پی بی آر برداری ہوئی, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ نائٹ وہ بات کر رہے ہیں, اور یہ میڈیا کی ٹاک ان کی تقریباً 10 بجے رات کو تھی. اور اس میں جب بات ختم کروں گا تو عرفان صاحب شاید اس کی آواز بھی کھولیں تو ہم سن بھی سکیں گے. آواز بھی میں چاہ رہا ہوں. جی ہاں, جی ہاں, بالکل صحیح. چلیں خان صاحب پہلے سن لیتے ہیں پورا مبین چودھری صاحب کے وہ جو آخری جو پاکستان کے نام کو بلند رکھنا, اس کے علم کو بلند رکھنا. بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی سیاست میں اتنے برے موڑ آئے کہ ہماری اپنی کمیونٹی پوری طرح سے تقسیم ہو چکی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں دینے پہ آ جاتے تھے, جس کا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پہ تذکرہ ہوا. ہماری کوشش یہ ہوتی رہی کہ ہم نہ صرف انہیں ان چیزوں سے باز رکھیں بلکہ عوام کو اصل حقائق سے آگاہ کریں کہ برطانیہ میں ہم کوئی تقسیم نہیں ہے, ہم سارے ایک ہیں. آپ اپنی سیاست کو اپنے ملک تک, پاکستان تک ہی رکھیں. اور دوسرا, یہاں پہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کو ہم راہ ہموار کرتے ہیں, ان کو بیک اپ کرتے ہیں, میڈیا پہ آگے لے کے آتے ہیں تاکہ ان میں حوصلہ پیدا ہو. پہلے وہ کونسلر بنیں, کونسلر سے میئر بنیں, میئر سے پھر وہ آگے ایم پیز تک جائیں. الحمدللہ اگر ہمارا 13 سال کا یہ سفر ہے تو اس میں دیکھیں کبھی 1 یا 2 ممبران پارلیمنٹ تھے, آج کتنے زیادہ ہو گئے. تو یہ آپ سب ساتھیوں کی وجہ سے ہے جو پاکستانی میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے انہیں ٹائم دیا, وقت دیا ہے, آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے, اور وہ خود بھی اس چیز کو برملا یقین رکھتے ہیں. تو یہ چیدہ چیزیں جو ہم کرنے میں کامیاب ہوئے. باقی اپنے صافی دوستوں کی فلاح و بہبود کے کوئی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, وہ جب تک میچور نہیں ہو جاتے وہ ذرا سامنے نہیں لا رہے, لیکن امید ہے
अल्लाह अकबर। बस जी जी खान साहब। ये मुख्तलिफ द्वार की थोड़ी सी वीडियो है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे चूंकि इलेक्शन होते हैं तो हमारे ज़रा में अनअपोज्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और उन्हें मैंने कहा आप इस दफा कंटिन्यू करें एक और टर्म, चूंकि मैं जर्नलिस्ट तो हूँ लेकिन मैं यूनियनिस्ट उस तरह का नहीं हूँ। तो बहरहाल उन्होंने ये जोर लगाया। फिर हमारे इलेक्शन हुए, रात को तकरीबी खबरदारी थी, जनाब ज़फर नियाज़ी साहब जंग लंदन के साबिक एडिटर, बहुत सीनियर साथी, उन्होंने हमारा हल्फ भी लिया। फिर कई दफा मुबीन भाई ने मैंने तकरीर के लिए कहा कि आप तकरीर करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं मुझे अज़फ कर दो, मैंने तकरीर नहीं करनी है, आप लोग टेक ओवर करो। और उसके बाद ज़ाहिर है चले खर्शद रचियाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी ताज़ियत पेश करते हैं इतने बड़े जो कम्युनिटी का, हमारी साफी बरादरी का जो लॉस हुआ है। तो खान साहब अरशद रचियाल साहब से भी उनके कमेंट्स ले लें फिर गुफ्तगू का, और कॉल्स भी बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं मुबीन चौधरी साहब की ताज़ियत के हवाले से, उनकी खिदमात को सराहने के लिए। अरशद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, और क्या फरमाएंगे हम उनकी शख्सियत के हवाले से, और अभी जो लास्ट नाइट के जो उनके कमेंट्स हैं इस कदर दर्द रखते थे, या इस कदर उनकी प्योरिटी थी, एक सच्चाई थी, एक खलूस था कम्युनिटी के लिए, साफी बरादरी के लिए, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया भाई। ना कि सिर्फ उनके इस रात के जो कमेंट है वो, बल्कि जब से हम उनको जानते हैं वो यही दर्द रखते थे और यही चाहते थे कि बरतानिया के अंदर उर्दू सहाफत की तरवीज और यहाँ पे साफियों के प्लेटफॉर्म के लिए हमेशा वो ऐसे ही सोचा करते थे। और जिसकी जिंदा मिसाल आज पाकिस्तान प्रेस क्लब जो है, ओवरसीज का सबसे बड़ा प्रेस क्लब, आज एक जगह पे इतने साफी इकट्ठे हैं जो, तो ये आज उनकी वो मिसाल है, जिंदा मिसाल है। तो हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सहाफत पे अगर कोई मामला हुआ है, आज़ादी अज़ार राय पे कोई मामला हुआ है, प्रेस फ्रीडम के हवाले से कोई बात हुई है, तो उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें जदोजहद में हिस्सा लिया और यहाँ से अपने पाकिस्तानी साफी भाइयों के साथ और प्रेस फ्रीडम के उस बयानिया के साथ जो है हमेशा खड़े हुए। क्योंकि प्रेस फ्रीडम का मतलब ये कतई नहीं होता, लोग कहीं सोचते हैं कि साफियों के जो मसाइल है उनका हल जो है वो प्रेस फ्रीडम है। बेसिक तो ये होता है कि आज़ादी अज़ार राय के लिए खड़े थे कि आम आदमी जब कुछ बोलेगा तो उसको मीडिया, क्योंकि मीडिया का काम है जो कुछ होता है उसको दिखाना, जो आपने देखा उसको रिपोर्ट करना। तो इसका मतलब है कि साफी की अपनी आवाज नहीं होती, साफी अवाम की आवाज होती है। तो जो अवाम की आवाज है उनको उठा के ऐवान आला इक़्तिदार के ऐवानों में जो भेजते हैं, ये आज़ादी, इस आज़ादी की बात करते थे। और इस जदोजहद के लिए हमेशा वो हमें तबलीग किया करते थे, हमें बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। और पाकिस्तान की PFUJ उनके साथ जुड़ के और कराची से खैबर तक के साफियों के साथ जुड़ के जनाब अफजल भट्ट साहब की क़यादत में उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क दिया साफियों को कि जो आज मैं समझता हूँ कि ये पूरी ना सिर्फ बरतानिया ओवरसीज के साफियों बल्कि पाकिस्तान से भी अगर आप देखें तो कराची से खैबर तक जिस तरह लोगों ने ताज़ियत का इज़हार किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सान्या है और ये खिलाफ हमसे कभी पूरा नहीं होगा सर। और उनकी शख्सियत जो है वो कमाल शख्सियत थे, वो भाइयों जैसे थे। आप जिस साफी से बात करेंगे या आम कम्युनिटी लीडर से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि मेरे साथ सबसे ज्यादा बेहतर तल्लक था उनका। हर बंदा ये समझता है कि उसका जितना मेरे साथ तल्लक है इतना किसी के साथ नहीं था। तो वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जो आज अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और जो उन्होंने एक पौधा लगाया या जो उनका एक गोल था, अल्लाह करे कि हमें ताकत मिले और हम उनके नक्शे कदम पे चलते रहें। जी मुसीब भाई, अपना शिराज खान साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, यकीनन जो दुनिया में आया है उसको जाना है और सब अपनी अपनी बारी के इंतजार में यकीनन जाना ही है। तो मगर एक चीज होती है कि इंसान का एक मिशन, उसकी सोच, उसकी पहचान, वो जो एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहा होता है, इस हवाले से उनको क्योंकि हमेशा जिंदा रखा जाए, उनके मिशन को जिंदा रखा जाए, तो इस हवाले से हमारी कम्युनिटी क्या जो है वो तरतीब दे रही है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे।
ایسے ہے کہ میں اور ارشد بھائی کیا بلکہ ہمارا ہر ممبر تقریباً 141 ہماری لسٹ میں اس وقت ممبر ہے یو کے پریس کلب یو کے کا. ہمارے ہر گھر میں ماتم ہے. ہم نہ ارشد صاحب بھائی سو سکیں اور نہ میں یہاں سے ہل سکا ہوں. اور ابھی جب میں یہاں سے اٹھوں گا تو مسجد میں سینٹرل مسجد لوٹن میں ہماری لوگوں چونکہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے. دیکھیں ایک بات تھی کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھنا اور بلو دی بلٹ نہ گفتگو نہیں کرنا. اور سب سے بڑی جو مبین بھائی کی ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ جرنلزم کرنا ہے تو پھر یہ جو صاف ستھرا کرنا ہے، یعنی کہ اس میں ملک کو نظریات کو آپ نے جو ہے وہ پھر اس میں اس کے انٹرسٹ کو اپنے مد نظر رکھنا، ہر چیز پر اپنے پیشے کو مقدم رکھنا ہے. پھر بات ہے بس پاکستان کے تناظر میں میرے ان سے بڑے اختلاف تھے. تو کہتے تھے یار پہلے آدھے گھنٹے میں غصہ اگر بندہ اس پر قابو پا لے نا تو پھر ایک گھنٹہ جب گزرتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے. پھر اگر 2 گھنٹے گزر جائیں تو اور کم ہو جاتا ہے. اگر آدھا دن گزر گیا تو پھر بندہ کہتا ہے چھوڑو رہنے دو یار. تو کمیونٹی کے ساتھ ایک روابط تھے پرسنل ٹو پرسنل. آج صبح سے ہمارے جو کمیونٹی کو یا صحافی جو اس ہمارے پریس کلب کا حصہ نہیں بھی تھے وہ ایک بات کی شہادت دیتے کہ خودداری تھی. اور وہ ہوتا ہے نا کہ میں ابھی کام کرتا رہا ہوں اور ارشد جیال صاحب بھی اس آپ میں کام کرتے رہے. کئی دفعہ اشتہار ہوتے تھے نا جو پبلک دیتی ہے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، تو اگر کوئی کیش پیسے دیے نا تو مبین صاحب مائنڈ کرتے تھے کہ یہ اصحاب کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، یہ مجھے نہ دیں، آپ وہاں جمع کروائیں. تو اس حد تک اپنے آپ کو انہوں نے لندن میں رہتے ہوئے جہاں لوگ جماعتوں کے دروں پہ لیتے ہیں اپنی ایک خودداری میں اور اپنی ایک روح میں اور اپنے پیشے پر اور اپنی خودداری پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور کمیونٹی کی خدمت کی، لوگوں کو جوڑنے کی بات کی ہے. ہر ٹاؤن کے اندر جب اصحاب میں تھے تو ہر ٹاؤن کے اندر کوشش. اور آج بھی آپ یقین کریں کہ رات کو بہت دور ہمارا وینیو تھا، کم از کم 150-200 بندے وہاں پر موجود تھے اور کریم لندن کی ساری اکٹھی ہوئی. حالانکہ بہت کم لوگوں کو ہم نے اس طرح دعوت دی تھی، ان کے پرسنل ہر کسی سے تعلق تھے. اور پھر وہ پتہ نہیں کل کیوں مجھے ایسے لگا کہ جیسے رات کی جب 11 بجے ہم نے اجازت لی تو بھائی اس سے پہلے چلی گئی، یہ تو بریڈ فورڈ سے آئے تھے. تو لاسٹ ہم نے تو سیڑھیوں تک آئے اور پھر بہت خوش تھے، کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ فنکشن بڑا اچھا ہوا ہے، لوگوں سے بہت ملاقات ہو گئی ہے، بس بڑا اچھا ہو گیا ہے سارے نظام. اور دیکھیں موت اور زندگی میں فاصلہ اتنا ہے کہ کروئڈن سے والتھم سٹور کی طرف نکلے اور ہمارے عدیل بھائی ساتھی ہیں اس صاف میں، تو وہ ان کو لے کے جا رہے تھے اور سید اکرام شاہ ہمارے نائب صدر ہیں وہ اس گاڑی میں تھے. 2 اور افراد تھے اور وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، عدیل گاڑی چلا رہے تھے اور یہ 2 ڈراپ انہوں نے وہاں ایئرپورٹ کے پاس کیے. 2 لڑکے اتارے اور میر اکرام شاہ صاحب جب لیٹن میں اتارے تو اس وقت وہ سو گئے تھے، خراٹے لے رہے تھے. تو میر اکرام نے کہا یار سو گئے ہیں مبین بھائی تو ان کو جگانا نہیں، بس رہنے دو. تو وہاں سے والتھم سے ان کے گھر تک کا فاصلہ 10 منٹ کا تھا. تو وہ عدیل نے بھی ان کو جگایا نہیں کہ اگر چلو تھوڑی دیر سونے دو. گھر کے باہر آئے تو انہوں نے جگانے کی کوشش کی، کوئی مبین بھائی اٹھے، اسی طرح مطلب مبین بھائی اٹھے، گھر آ گیا ہے. تو پھر اچانک چیک کیا، نبض چیک کی، سانس چیک کیا، کچھ بھی سانس نہیں آ رہی تھی. تو پھر انہوں نے گھر سامنے تھا تو گھر میں دور کرنے کے بجائے چونکہ بیگم ہے، بچیاں تھے، تو بچہ نہیں تھا، بچیاں تھیں، تو اس کے ذہن میں عدیل کے ذہن میں یہ آیا کہ میں ان کو جگانے کے بجائے میں اسپتال کی طرف دوڑوں. تو ایمبولینس بلانے کے بجائے آپ کو پتا ہے ایمبولینس کے آج کل حالات کیا ہے، تو خود ہی چل رہے. انہوں نے اسپتال میں فون کیا والتھم سٹور میں، تو وہاں پر اسپتال میں لے کے گئے جب تو وہاں ڈاکٹروں نے کوشش کی لیکن میرے خیال میں وہ جو 10 منٹ کا وقفہ ادھر سے وہاں سے وہاں تک تھا اسی دوران میرے خیال میں روح پرواز کر گئی. گاڈ نوز کہ کیا ہوا، لیکن ہم
उस फंक्शन को जो हमारा हुआ, जो यादें थी, वो मतलब जब रात में ये खबर मिल गई, सुबह किसी को सुबह मिली, किसी को रात को मिली, तो एक तरह का आप समझें कि मेरे घर पे भी लोग आना शुरू हुए, टेलीफोन भी, हर जगह यही हमारी आदत है। तो अभी अरशद भाई की मैंने मिन्नत की, इनका तो दिल्ली में एक बहुत लंबा साथ था, और ये जो इंजन है ना हमारा, ये प्रेस क्लब का और साफियों का, ये मुबीन भाई असल में इसके ड्राइवर थे, और हम लोग तो साथ में पैसेंजर की तरह थे, एक साथ हिसाब किताब था। अरशद भाई उनके साथ यानी पाकिस्तान में, फिर उनके साथ जिस तरह की इनके रवाबत थे, और एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे। और ये अभी जब भी कोई हमारे होते थे, मामलात होते थे, तो कहने का मतलब ये कश्मीर के हवाले से उनकी खिदमत, मसला कश्मीर के हवाले से, फिलिस्तीन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कोरमाइज नहीं करते थे। तब कभी कभी बंदा किसी पार्टी का अलाकार बन जाता है, किसी एजेंसी का बन जाता है, तो वो सारी चीजें मुबीन भाई ने उससे अपने आप को बहुत दूर रखा है। जी रिचाल साहब, आप भी जैसे मुख्तलिफ अभी वो पैकेज में देखा, आप माशाल्लाह हर जगह उनके साथ रहे हैं, कुछ आप उनकी जिंदगी के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से कोई वाकया शेयर करना चाहें, या ऐसी खिदमात के बारे में नाज़रीन को बताना चाहें कि जो हमेशा हमेशा याद रखी जाएंगी? सर, उनकी तो हर दिन हर बात जो है वो हमेशा याद रखने के लिए है। हमारे लिए हमेशा मशअल राह रहे हैं वो, और हमें बहुत सिखाया, और हमारी वाकई इस प्रेस क्लब की जो जान वही थे। और मैं उनके साथ, मुझे बहुत करीब से उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो ज़रा एक यूनियनिस्ट थे वो भी, और मैं पाकिस्तान से काम करता हुआ आ रहा था, वहाँ पे यूनियन के साथ काम करता रहा हूँ। PFUJ का आज़ादी मेंबर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर के सेंटर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वाइस प्रेसिडेंट था। तो जब यहाँ आया तो उन्होंने इस प्रेस क्लब में मुझे कहा कि हमने लंदन में एक प्रेस क्लब शुरू किया है, तो फौरी तौर पे आप इसके मेंबर बनो, ताकि आप तो हो यूनियनिस्ट, तो आपके लिए एक अच्छा मौका होगा। तो मैंने कहा ये लंदन के लिए बना है। कहते हैं अभी लंदन के लिए बना है, आप इसमें आए तो इसको बाद में एक्सपेंड करेंगे। और वाकई उसके बाद इसको पूरे बरतानिया में ना सिर्फ उसको फैलाया, बल्कि हर जगह पे एक ब्रांच, यॉर्कशायर की ब्रांच, मैनचेस्टर की ब्रांच, रीजनल जो शेफील्ड, बर्मिंघम, लूटन, और अभी हमारी बात चल रही थी मेरी और मुबीन भाई की लंदन ब्रांच के हवाले से, और उसके लिए हमारा यह था कि इस इलेक्शन के बाद हम अगला कदम जो है वो लंदन की ब्रांच रखेंगे। काफी इस पर हमारी बात होती रही। तो दोस्तों के दोस्त थे, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, अपने असूल से पीछे नहीं कभी भी हटा करते थे, और चापलूसी उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। अक्सर समझा जाता था कि बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, बहुत, बल्कि जो लोग काम कर चुके हैं, हाजी इमरान कुरैशी साहब, साग चौधरी साहब, रब नवाज चुगताई साहब, जो बाकी उनके साथ जो औसाफ के अंदर साथ काम करते रहे, वो उनको सबको पता है कि वो सब कहते होते हैं कि मुबीन साहब की बात 4 दिन बाद जाके समझ आती थी। तो हम कितनी बार परेशान हो जाते थे कि मुबीन साहब ने आज ये बात हमें बड़े गुस्से में कह दी है, तो कहते थे चलो नहीं समझ आई, 2-4 दिन बाद बात कर लेना। तो वाकई 4 दिन बाद पता चलता था कि वो सही कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। मतलब बड़े आदमी थे, उनकी बड़ी लंबी सोच होती थी, और हर बात को बड़े अच्छे एंगल से देखते थे, और मुखालफत किसी की नहीं करते थे। सच्ची बात बताऊं तो किसी की मुखालफत नहीं करते थे वो। कोई बात हो जाए तो कहते थे दरगुजर करें, थोड़ा टाइम दे दें, इनको टाइम दें, हो सकता है बेहतरी आ जाए, हो सकता है कोई गलती हो, गलतफहमी हो जाती है। और हमेशा टाइम देने का वो कहते थे सबको कि अगर कोई मामला हो जाता है तो आपस में, क्योंकि मीडिया इज ओपिनियन लीडर, तो जिस वक्त हम अपने मसाइल या अपनी तंजीमों के अंदर या अपने दोस्तों के अंदर नहीं उनको सब्र से और तअम्मुल से नहीं लेते, तो हम लोगों को क्या गाइड करेंगे। तो ये बड़ी बड़ी खूबसूरत इस तरह की बातें उनकी बड़ी हमारी बिल्कुल सही। मैं एक तो जा रहे हैं, माफी चाहता हूँ, मैं रात को जब उनको अवार्ड दिया गया तो कहते हैं कि हमें नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता, कहते हैं मेरा ख्याल है मुझे आवाज देने के आप भी साथ खड़े हों, क्योंकि हम सुबह 2 शोरे थे दोनों, मैं सेक्रेटरी जनरल था, वो प्रेसिडेंट थे, और मुझे साथ बुलाया आपने, तो मैं भी साथ खड़ा हो गया, शराज भाई भी थे। तो कहते हैं
میں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ بھی نہ آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس پھر وہ ایک تیاری تھی ان کی، ایک انجانے میں جانے والے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی شاید کچھ ان کو پہلے سے کوئی محسوس ہونے لگتا ہے، تو سب نے جانا، لیکن جو الفاظ آپ ان کے لیے یا جو آنکھیں نم ہیں ان کے لیے کبھی اس سے یقیناً ان پہلے کے نہیں ہوا، درجات کی. معافی جی چاہتا ہوں، کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا. رات کو انہوں نے ایک شیلڈ پیش کی. چیف الیکشن کمشنر رہے ہمارے نعید جی رنداوا صاحب، ان کو ایک انہوں نے شیلڈ پیش کی جس میں تمام صدور کے نام انہوں نے لکھے ہوئے تھے، جو الیکشن انہوں نے کیا، سب جتنے بھی صدور آج تک گزرے ہیں ان سب کی شیلڈ بنائی، اور اس لکڑی کی شیلڈ کے اوپر میں ابھی اس کا فوٹو دوبارہ حاصل کروں گا. جی علیحدہ علیحدہ وہاں پہ کندہ کروائے نام ہر صدر کے، جس میں بھی 2 سال صدر رہا ہوں تو میرا نام بھی انہوں نے کندہ کروایا ہوا تھا. تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا کہ کس صدر کے کس دور میں چیف الیکشن کمشنر رہا ہوں. تو میں نہیں پتا تھا کہ یہ جو پورا انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک کی ایک شیلڈ بنائی ہے، یہ ان کی آخری شیلڈ یہ پیش کر کے جا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. بس اللہ درجات بلند کرے. کالر میرے ساتھ ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، ہمارے ساتھ نور بات کروں، میرا میڈیا سے تعلق ہے. جی نور صاحب. ہمارے قائد ہے مبین چوئی صاحب آج اس دنیا سے چلے گئے، تو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، آپ پیش کرنے کے لیے آپ لوگ بھی موجود ہیں. ارشد صاحب ہے اور شراز خان صاحب ہیں. آپ کا پہلے تو شکریہ، آپ نے ہم کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک زبردست پروگرام ہماری کیا. ذمہ داری تھی، ہمارے لیے ایک ہم مقروض ہیں ان کی خدمات کے، ہمیشہ رہیں گے. جی آپ بتائیے گا، آپ کا کیسا کوئی ایسا واقعہ یا ان کی جو کمی آپ محسوس کر رہے ہیں، دل کی کیفیت اگر شیئر کرنا چاہیں. مبین صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی تھے. ان کا جو ان کی سوچ، ان کی جو شفقت ہر ایک کے ساتھ. کل بھی میری تو کل ان سے ملاقات ہوئی، جب میں وہاں پہ گیا تو میں آگے تھا، وہ حال میں سب سے پہلے شخص تھے جو وہاں پہ اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے تھے. اور اتنا لمبا سفر، 5 گھنٹے کا سفر ہم نے کیا، اور ایک جھپکی انہوں نے ایسی لگائی کہ پوری سفر کی تھکان دور ہوگی. تو بڑی شفقت کی انہوں نے، اور ہر معاملے میں ہمیشہ گائیڈ کرتے تھے. ارشد صاحب کا چونکہ ان کے ساتھ تعلق بھی بڑا گہرا تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے بازو تھے، تو میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ کیا ان کے جذبات ہوں گے. آج ہر صحافی، وہ پاکستان کی کسی کونے میں ہے، برطانیہ میں کہیں پہ ہے، تو وہ رنجیدہ ہے. اور کل ان کا جو ایک رویہ تھا، وہ پتہ نہیں ان کو شاید کوئی اشارہ تھا کیا تھا، کہ انہوں نے کچھ باتیں بھی ایسی کی کہ ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے نوٹ کی، کہ وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ شاید میں اب کبھی صدر نہ بنوں، کبھی اس پریس کلب کے انتخاب کا حصہ نہ بنوں. تو ہم سوچ رہے تھے کہ انہوں نے ایسی کیوں بات کی ہے. جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو انہوں نے مجھے روکا کہ بھائی ہم نے اپنی تو تصویر بنائی نہیں ہے، آج کی طرح کھڑے ہو کے اپنی تصویر بنواتے. تو بس اللہ ان کا اگلا جہان اچھا کرے. وہ ایسے شخص تھے نا کہ جہاں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ ہی محفل سجا لیتے تھے، وہاں پہ ہی رونقیں لگاتے تھے. بے شک تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کے جانے سے پورا شہر ویران ہو گیا، تو آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ واقعی پورا شہر ویران ہو گیا. اور جب سے یہ خبر سنی ہے، یقین کریں کہ اس وقت رات کو اتنے تھکے ہوئے تھے، اس کے باوجود سو نہیں پائے رات کی ابھی تک. بالکل صحیح بات ہے. آپ کا ایک قریبی ساتھی تھے، آپ کا بہت زیادہ نقصان ہے. ہم آپ کی اس غم میں برابر کے شریک ہیں. نور صاحب بہت شکریہ. اچھا رچال صاحب، جو کچھ ان کی جو آپ بتا رہے تھے خودداری، چاپلوسی نہیں تھی، اور آج کل کے دور میں تو یہ اس کے بغیر لگتا ہے کہ صحافی رہے کام اسی کے لیے گئے ہیں. تو کیسے انہوں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو ممتاز رکھا ہوا تھا، اور کیسے وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ برداشت کرتے تھے کہ یہ صحافت کدھر جا رہی ہے؟ دراصل 7 بلین لوگ ہیں اگر، تو 7 بلین کائنات ہی سمجھ لیں گھوم رہی ہے، اور ہر شخص اپنے کائنات میں جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے. ہم کسی اور کے بارے میں تو بالکل ہم کیا بات کریں کہ وہ کس طرح کی صحافت کر رہا ہوگا. ہم دوست آپس میں یہی کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود مخلص ہونے کی بات کرنی ہے، دوسرے کی ذمہ داری ہماری ہے نہیں ہے. ہاں یہ اگر ہم کسی کی آگاہی کے لیے کوئی رول ماڈل بن سکتے ہیں تو وہ بننا چاہیے. تو ہر بندہ، کیونکہ ہماری ٹیم جو انہوں نے بلڈ کی،
इस पूरी टीम के अंदर ये खूबी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, क्योंकि ये उनकी सिखाई हुई चीजें हैं कि लोगों को छोड़ दें कि लोग क्या करते हैं और लोगों के ऊपर बातें करना बंद करें। सिर्फ खुद को जितनी जिंदगी अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट कर जाते हैं, ये हमारा काम है। और हमारा काम है अपनी खबर अपने काम की वजह से पहचान हो, हमारी बातें, हमारी फेसबुक के ऊपर कहानियां या किसी किस्म का या किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, किसी सियासतदान के साथ या किसी बड़े आदमी के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ, ये किसी जगह सही मैटर नहीं करता। साफत के अंदर उसका जो खुद का करैक्टर और उसकी खबरियत ये मैटर करती है। उसका खबर का काम करने का तरीका, उसका सोसाइटी में सही उठने बैठने का, रहने का तरीका मैटर करता है। क्योंकि जिस तरह बार बार मैं एक बात करूंगा, अगर मीडिया इज ओपिनियन लीडर, तो फिर इसको ओपिनियन लीड करने के लिए इसकी एक नई और अच्छी मुस्बत ओपिनियन होगी जिसको हम आगे लेके जाएंगे, तो माशरा उसको फॉलो सही। करेगा। अच्छा, इसमें तो इसलिए एक चीज और शामिल कर लें अरशद साहब, प्लीज इसमें एक चीज और शामिल कर लें। पाकिस्तान जिस नाजुक दौर से इस वक्त गुजर रहा है, जो एक माशी सूरत हाल, एक होल्ड अफरा कीजिएगा। तफरी सूरत हाल, इसमें इस सूरत हाल के हवाले से उनके खास नजरियात क्या थे फर्स्ट पाकिस्तान के हवाले से? ये बहुत जरूरी है कि हमारे ये नौजवानों तो को अभी की बात है। ये तो अभी की बात है। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर शदीद दहशतगर्दी थी, रोजाना धमाके हो रहे थे। अफसोसनाक है कि आज भी वहां पे धमाका हुआ है। इतनी शदीद वहां पे दहशतगर्दी थी। उस वक्त भी एक उनकी होती थी कि जहां से भी कोई खबर करें, जो भी चीज करें, पाकिस्तान का ये जो जो धमाकों वाला या इसके ज्यादातर करने वाली इन खबरों को साइड पे रखें। पाकिस्तान में पॉजिटिव क्या हो रहा है, टूरिज्म है और इंडस्ट्री है, बहुत सारी और चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको लेके आगे आए, ताकि इस एक तरफ हमें उस जंग का सामना होता है, इस दूसरे मार्ग पे हमने पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को दुनिया के सामने उजागर करना होता है। और हम अबर सिलसिले में बैठे हुए हैं, हमारे पे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम पाकिस्तान के चेहरे को, जो है मुस्बत चेहरे को, यहाँ पे उजागर करें। तो वो तो हमेशा एक पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है वो सारी चीजों के जिम्मेदार ना आप है ना हम है, लेकिन अपने अपने तय जहां पर अपनी कोशिश हो सकती है, वहां पे पाकिस्तान का जहां भी मुस्बत चेहरा उजागर हो सकता है, पाकिस्तानी जो अवाम है जहां भी उसको अच्छा मोटिवेट किया जा सकता है, अच्छा गाइड किया जा सकता है। जिस तरह जब अखबार में हुआ करते थे तो अक्सर वो बहुत सारे लोगों की खबरें जो डायरेक्ट आती है, उस वक्त खबरें लगवाना बहुत मुश्किल होती थी, तो डायरेक्ट आने वाली खबर को शामिल कर लिया करते थे। तो पूछे क्या, तो कहते हैं मैंने यहाँ पे एक और लीडर पैदा कर दिया। तो उनको कई लोग कहते थे कि आपने एक और लीडर पैदा कर दिया, ये तो पाकिस्तानी तंजीमों के लोग हैं, ये तो पाकिस्तानी जमात के लोग हैं, यहाँ पे उस जमात का क्या लेना देना। तो उनका ये कहना होता था कि ये कल की उनकी स्पीच में भी ये था, तो उनका ये कहना होता था उस वक्त कि इनका ये मसला है कि जब इनके घर में कोई सियासी वहां पे हलचल होगी, एक एक्टिविटी होगी, बच्चे चाय रखेंगे, बिस्किट लेके आएंगे, तो कल ये बच्चे कल काउंसलर बनेंगे, ये सियासत के अंदर आएंगे, ये एमपी बनेंगे, ये मेयर बनेंगे। उनको आगाही देना कि इसमें वैल्यूज क्या हैं, उन वैल्यूज को उजागर करते हैं, ताकि आज एक बंदे को हम लीडर छोटा सा उठा के उसको अहमियत दे रहे हैं बंदे को, तो ये उसको एक एहसास दे रहे हैं उसकी औलाद के लिए। और वाकई आज उन दोस्तों के जो उस वक्त इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर थे, आज उनके बच्चे माशाल्लाह वाकई असम्बलियों तक पहुंचे हुए। बिल्कुल सही। और ये पिछले दिनों जो एलिबैट टीवी पे शराज खान साहब के साथ उनका प्रोग्राम था, उसकी एक झलक देख रहे हैं। खान साहब, ये जो लास्ट प्रोग्राम अभी हम देख रहे थे विंडो में, क्या उसमें मौजू थे और या उनके उस प्रोग्राम में क्या ख्यालात थे, और अगर कुछ मजीद शेयर करना चाहें। जब हमारे इलेक्शन अनाउंस हुए तो जी, जब हमारे इलेक्शन अनाउंस हुए तो बहुत सारे सवालात आते हैं। आपको पता है मीडिया ज्यादा हो गया है, पहले चंद अखबारात होती थी, जंग थी, फिर उसाफ आया, फिर नेशन, उसके बाद चैनल आए, फिर भरमार हो गई, और तो अब मीडिया ज्यादा हो गया है, यूट्यूबर्स आ गए, सोशल मीडिया है, तो ज़्यादा मीडिया बहुत आपको पता ही है कि पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर आ चुका है और अपने अपने तौर पर लोग सारे काम कर रहे हैं, तो सवालात आना शुरू हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है, प्रेस क्लब ज्यादा बड़ा हो गया है, तो लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, मतलब आप करेंगे क्या, क्या कर सकते हैं, आपने प्रेस क्लब कब फॉर्म किया, इसके मकासद क्या है। तो ये सारे सवालात थे। तो वो यही बता रहे थे कि देखें, जो पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके है, ये एक दोस्तों का एक क्लब है जिसमें साथी मिलकर अपनी एक्टिविटीज जारी रख सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं,
एक दूसरे के देखें। आज हमारा वो मुबीन से हमारा ताल्लुक कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, लेकिन ऐसा पता चलता है कि जैसे अपना मैं ने 2 अपने भाई दफन किए हैं, तो उसी तरह के मेरे हालात। तो इसी तरह अरशद रिचाल साहब हैं, जिस तरह हम एक क्लब के अंदर एक दोस्तों का एक घरों तक के रिश्ते थे। मसलन पाकिस्तान में मेरे भाई फौत हुए तो गुजारे घर तक गए, मैंने वालिद साहब उनके जब फौत हुए तो हमने यहाँ मस्जिद में प्रोग्राम किए, पूरे यूके में इसी तरह प्रोग्राम हुए। तो एक बरादरी हम बन गए, एक फिका हमारी हो गई, हम एक ही मतलब ये कि हमारे जो कायद है अफजल भट्ट साहब, वो ये कहा करते थे साफी जो है थे यही जो है वो एक दूसरे की कफन दफन भी करते हैं, एक दूसरे के मसाइल भी, एक दूसरे के हालात भी जो है उससे वाकुफ भी होते हैं, और ये एक बरादरी होती है। खान साहब एक कॉलर ले लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बात कर रहा हूँ कराची से। कराची से जी, बात कीजिए। सबसे पहले तो आज का जो वाकया जो पेश आया जो धमाका हुआ मंदिर में, उसके ऊपर जो है वो बहुत अफसोस है। और तकरीबन दुनिया में बसने वाले तमाम मिल्लत इस्लामिया जो है आपकी, और दूसरी बात जी और सर दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि चलो अगर आपने ये कार की जो है फैसिलिटी दी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो धमाका हुआ है। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। आप अगर दोबारा आना चाहें, बल्कि फिलहाल नंबर आपकी स्क्रीन से हटाए हुए हैं, ताकि ताज़ियत के लिए अगर जो आना चाहे उनको स्पेशली मदऊ किया हुआ है तो वो आ सकते हैं। टेलीफोन लाइन पे भी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अरशद रिचाल साहब हैं, शहराज खान साहब हैं। जी खान साहब, आप जारी रखिए जो आप कंप्लीट कर तो मैंने ये सवाल किया कि मैंने कहा चलो बजाय ये कि हम तो टीवी पे बोलते रहते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, तो जाहिर है तो आप खुद ही बताएं, चूंकि आप इतने अच्छे से चूंकि इसके पाइनियर हैं, और जाहिर है हम भी साथ में ही थे, लेकिन आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह के सवालात थे। फिर इलेक्शन किस तरह होते हैं, मेंबरशिप साजी किस तरह होती है, यानी कौन मेंबर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, इस तरह के सवालात थे। अरफान के पास वो क्लिप पड़ा हुआ है, अगर वो सुनाना चाहे तो मेरे ख्याल में चले वो उतनी देर में वो इरफान भाई अगर आपके पास, तो आवाज जी हाँ इरफान भाई अगर वो ऑडियो के साथ अगर वो चलाएं तो मैं, जी हाँ मैं एक कॉल ले लूं, फिर उसके बाद मैं इरफान भाई से कहूंगा कि वो क्लिप चला दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मंजूर मैं निकाल कर दी थी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आज का जो धमाका हुआ है, इसका जो रिलेटेड है हमारे जो फॉरेन जो पॉलिसीज वगैरह हैं उससे रिलेटेड है। और भाई फिर आपकी कॉल कट रही है, या तो सिग्नल में आ जाए। तो इरफान भाई अगर आपके पास वो क्लिप है जो लास्ट प्रोग्राम जोधी साहब ने इधर किया था, तो उसको अगर आप चला सकते हैं तो चलाएं, वरना हम जो गुफ्तगू का सिलसिला रखे हुए हैं। और एक बात और कहना मैं चाहता हूँ फारूक भाई, आपके कॉल नहीं है तो मैं एक तो बाकर जैदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अली बैत का और गुजर भाई का, कि आपने खास तौर पर एक तो पाकिस्तान में इतना बड़ा सानिया हुआ है और हम उस पर भी ताज़ियत करते हैं, हमारे दिल दुखते हैं, पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं, लेकिन आप यकीन करें कि आपके प्रोग्राम के जरिए मुझे उस प्रोग्राम का पता, तो वो जो धमाका उसका पता चला है, क्योंकि हम अपने गाँव में उसी में बस एक ही खबर है और लोगों के फोन नहीं आंसर हो रहे। तो जी आज ये बस यही दौर या वक्त ऐसा है कि कोई खैर की खबर तो कहीं से भी नहीं आ रही, ना पाकिस्तान से। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी मोहतरम, कौन हमारे साथ, कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं कासिम अली बात कर रहा हूँ लीड से। जी कासिम अली साहब लीड से। सबसे पहले तो मैं तमाम आपके अहले बैत टीवी को हराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो आपने मुबीन भाई की याद में इस तरह का आज प्रोग्राम किया है, और तमाम जो दोस्त हैं पैनल पे बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई साबिक जनरल सेक्रेटरी अरशद रिचाल साहब, सदर प्रेस क्लब शहराज खान साहब, इनसे बिल्कुल ही अफसोस। और मुबीन भाई के साथ मेरा भी एज ए ब्रिटिश बोर्न जर्नलिस्ट एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सानिया है। हर सहाफी के घर में, स्पेशली इन यूके, हर घर में इस तरह मातम बिछी हुई है। एंड लास्ट नाइट भी मुबीन भाई के साथ जो वक्त गुजरा है, हम स्टिल इन अ वेरी बिग शॉक। तो अल्लाह बस उनकी
जो आखिर मंजिलें आसान फरमाए। आमीन। तो बस इसी के साथ ही मैंने कहा कि दोस्तों को अफसोस भी कर लूं, और बहुत ही जब इन दोस्तों से कि ये उनके तरीना साथी थे, और जो उनकी लाइफ थी, और स्पेशली जिस तरह पहले दोस्तों ने कहा है कि वो वाकई एक यूनिवर्सिटी थे, उनके साथ बैठना, और एज ए यंग जर्नलिस्ट मेरे लिए तो मुबीन भाई, अगर उनकी मेमोरीज की बात करें तो हमेशा एक शफकत और जो प्यार, मेरी जब पहली दफा अर्शद भाई ने उनके साथ मुलाकात करवाई, लंदन में थे, तो मेरा ही कैमरा पकड़ के मुझे कहते हैं कि छोटे माइक तुम पकड़ो और इंटरव्यू करो। एक ऐसा बंदा जो एक सदर था उस वक्त, वो सदर थे प्रेस क्लब के, तो इतनी उनमें आज ही अंत फिर भी डेली मिस्ड। तो मैंने कहा दोस्तों से अफसोस करूं, और अल्लाह इन दोस्तों को भी सब्र दे कि अर्शद भाई के साथ ही थे। रात में जब खबर आई तो अर्शद भाई वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड, और आज भी मैं देख सकता हूं कि इधर टीवी पे लाइव जिस तरह इन दोनों भाइयों की भी हालत है, बस हर अल्लाह सब्र दे जी, बस अल्लाह उनका वो अहीली उनकी मंजिलें आसान फरमाए, उनके दर्जात की बुलंदी, और बस ये कहूंगा कि सब उनके लिए दुआ करें, और उनकी फैमिली जो उनके लवाकिन है उनको सब्र दे। तो बहुत शुक्रिया भाई, और मैं उनके टीवी चैनल्स को भी कहता हूँ कि माशाल्लाह इतना जबरदस्त प्रोग्राम जो उनकी याद में आज। जी बड़ी मेहरबानी। ये भाई हमारा तो फर्ज बनता है, और इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। हम तो उनकी अगर जो भी एक तबलीग कह लें या जो भी उनका एक मकसद था, उसको अगर हम फॉलो करते रहे तो यही हमारी भी कामयाबी है। रचियाल साहब, इतना बड़ा जो अब फैमिली में लॉस है, कम्युनिटी में लॉस है, और सहाफी बरादरी में एक और एस्पेक्ट होता है ना, जो सदारत या एक मैनेजमेंट जो है, वो बड़ा एक मुश्किल काम इस दौर में ये है कि लोगों को, फैमिली जो अपने खूनी रिश्तेदार है, उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। तो कम्युनिटी में या सहाफी बरादरी को इकट्ठा करना, और आप लोगों के जो जज्बात या जो कॉलर्स जज्बात बता रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत ही करीबी लॉस हुआ है। तो ये उनके अंदर जो एक सिफ्त थी कि सबको कंबाइंड रखना, इकट्ठे रखना, उस बारे में अगर क्या आप शेयर करना चाहेंगे? फारूक भाई, ना कि सिर्फ वो उनके अंदर ये सिफ्त थी कि अपने अंदर इस सिफ्त को रखते, प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने एक मैकेनिज्म कायम कर दिया है, पूरा सेटअप कायम कर दिया है। अभी कुछ ऐसी बातें होती है जो कर नहीं सकते वो, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे से मुंसलिक होती है, तो कई लोग ये समझेंगे कि शायद मैं वो अपनीयत उसमें दिखा रहा हूँ। तो इससे बचने के लिए मैं उन बातों को नहीं छेड़ रहा, क्योंकि उन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म तैयार कर दिया है, और जो करीबी साथी हैं उस सारे मैकेनिज्म को समझते हैं कि उन्होंने इस तहरीक को, इस मिशन को किस तरह, इस जद्दोजहद को जारी रखना है। अगर उसमें और भी 4 साथी ना हम रहे तो मेरा ख्याल है फिर भी ये चलता रहेगा, इस तरह का मैकेनिज्म और इस तरह की तरबियत जो है ना वो कर गए हैं इस प्रेस क्लब के अंदर। तो सच्ची बात है कि ये तो लॉस है, मतलब जब बाप मर जाए तो मर गया, फिर तो वो एक जो साया है वो आपके सर से हट गया, आप धूप में खड़े हैं, कुछ भी हो एक सच है कि आप धूप में खड़े हैं। लेकिन सही बात है, अच्छी तरबियत जो है वो ना तो बाप को मरने देती है तादेर, और ना मुश्किलात जो है ना वो इस तरह सामने आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो तरबियत है, उनकी जो टीम है पूरी, उसमें इतनी कुछ उन्होंने मैकेनिज्म कायम कर गए हैं कि ये अदील भाई हमारे हैं, वो अगर आज वो, क्योंकि इस हालत में कोई भी नहीं है कि आज टीवी की पे बात कर सके, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि टीवी पे बात नहीं मुनासिब, क्योंकि हम खुद मीडिया के साथ हैं, तो इस तरह शायद हम नहीं सामना कर सकते। तो बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए। और मैं इसके साथ साथ जो पेशावर में सानिया हुआ है उसको हम ज्यादा फॉरन में डिस्कस भी नहीं करते, लेकिन जो एक अफसोसनाक सानिया है उस पे सबकी ताज़ियत है, पूरा पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तानी इस दुख में आज डूबे हुए हैं। प्लस ये हमारे घर में है, और दूसरा आपके साथ भी मैं कल ही परसों ही आया हूँ, तो मुझे बुलाया था उन्होंने कि लाजमी आप इलेक्शन डे पे पहुंचना है। मैं बल्कि मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया, मैंने कहा सर मुझे लेट हो जाएगा, उन्होंने कहा कुछ भी हो मुझे आप इधर चाहिए हो, यहाँ पे आओ, मेरे पास होने चाहिए आप। तो मैं बस उनके हुक्म के ऊपर मैं यहाँ पे पहुंच गया। जबकि आपके मामू का भी सानिया हमारे लिए बहुत बड़ा सानिया था कि मेरे वालिद साहब के दोस्त थे आपके साथ, अभी मैं पहुंचे था, ताज़ियत उस तरह नहीं कर सका, तो आपके साथ भी बहुत ताज़ियत है, आपकी पूरी खानदान और फैमिली के साथ।
बड़ी मेहरबानी। और ये सफ़र है, बस हम तो यही धचके रोज़ाना के, और कोशिश यही है कि जो मरहूमीन हैं, जो हमारे मोहसिनीन गुज़र चुके, तो उनको हम अभी भी, वो दुनिया से वैसे ओझल हुए हैं, हमारी आँखों से ओझल हुए हैं, लेकिन उनकी तालीमात, उनकी जो नज़रियात हैं, वो हमारे साथ रहने चाहिए। तो खान साहब, अब उनके मज़ीद क्या ऐसे गोल्स थे जो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको कंप्लीट करें, हम उनको पूरा करें, ताकि उनका जो एक मिशन था वो जारी उसारी रहे। पर्दे से वो हट गए, दुनिया से आप सबने चले जाना है, लेकिन उनका वो जो एक काम था वो जारी रहना चाहिए। तो हमारे लिए क्या जिम्मेदारियां छोड़ के गए वो? फारूक भाई, पहली बात तो ये है कि बैसियत इंसान आदमी को डे टू डे जितने भी काम करता है वो उसको करने चाहिए, और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर हक और सच के साथ उसको काम करना चाहिए। और जो हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, नमाज पढ़ना है, औलाद को टाइम देना है, तरबियत करनी है, नेबर का ख्याल रखना है, एक तो बैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि वो हमने करने है। दूसरी बात ये कि जो साफत की नोम है या जो साफत है, उसमें आजकल के दौर में अपना दामन जो है वो बचाना बहुत मुश्किल है। साफत में उन्होंने जो हमें बताया है, वो जो हमने अखज किया है, ज़ाहिर वो उन्होंने जर्नलिज्म में डिग्री कर रखी थी, पॉलिटिकल साइंस में, यहाँ पर स्टिल वो कोर्स कर रहे थे अभी भी इसके साथ साथ। तो जो मुबीन भाई का मेन जो पैशनेट जिसके बारे में थे, वो कश्मीर के बारे में बहुत कंसर्न होते थे, कश्मीर के मसले को किस तरह इसको हमेशा, इसीलिए उन्होंने कश्मीर लिंक अपना जो अखबार है उसका नाम रखा। और कश्मीर की खबरें और म्यारी खबरें इधर उधर से भी नोट कर, जो म्यारी खबरें लगनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए ये खबर है। और फिर ये कि कम्युनिटी में जो अच्छा काम करते हैं, जिनके अल्लाह ताला ने एक पोजीशन बना दी है, उसको आप खराब ना करें। तो जिसकी जो बन रही है, जो टैलेंट है, और दूसरा एक जो दोस्ती थी, जो वफादारी थी, जो यानी शनासाई जो होता है ना, किसी को समझ लेता है, उसका चेहरा पढ़ लेता है कि ये बंदा यार मुखलस है, ये बिल्कुल सही। अच्छा खान साहब, वो जो आपके, सॉरी टू कट यू, वो प्रोग्राम जो था, अभी हमारा भी टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ जो आपके साथ उन्होंने लास्ट प्रोग्राम किया था, उसका एक छोटा सा क्लिप देख ले और फिर वाइंड अप की तरफ चलेंगे। जी इरफान भाई, अगर वो चला सके तो। अंडरस्टूड। मोबिन चौधरी साहब, लास्ट 5 मिनट रह गए। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके आपने कब फॉर्म किया, इसके अगराज व मकासद क्या थे, और अब कितने साल से इलेक्शन हो रहे हैं? क्योंकि जब से मैं अनअपोज्ड, हमारे इलेक्शन तो 29 जनवरी को लंदन में हो रहे हैं, लेकिन चूंकि एज ए बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो यू आर द पायनियर। मैं भी आपके साथ हूँ 13-14 साल से, लेकिन बता दें अगराज मकासद, ताकि वो सारे सवालों के जवाब लोगों को मिल जाए जो मुझसे पूछ रहे हैं, और मैं भी कुछ लर्न करूं और लोगों को भी उसका आंसर मिले। बहुत शुक्रिया शराज भाई। देखिए, कुछ अरसे से जब से सोशल मीडिया ने थोड़ा दवाम पकड़ा है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो उनकी जरूरत है कि उनमें क्लैरिटी लाई जाए। एक जमाना होता था कि जब लोग बगल में 2 सफ़ों का अखबार लेके फिरा करते थे और बताया करते थे कि ये अखबार मैं निकालता हूँ। उसके पास कोई ना कोई फिजिकल चीज हुआ करती थी। ये मैं आपको कोई आज से 20-22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। लेकिन आज के दौर में देखें, सोशल मीडिया आने की वजह से बहुत सारे लोग सिर्फ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर ही कोई ना कोई जब लिख देते हैं ना पोस्ट, तो वो समझते हैं कि हम साफी बन गए। और ये जब कोई प्रेशर बनता है, जैसे ट्विटर पे प्रेशर बनता है, तो उसका एक ट्रेंड बन जाता है, तो फिर बहुत सारे लोग अंधाधुंध उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो और उसके नतीजे में अगर कोई ना कोई रिजल्ट सामने आता है, तो लोगों का यकीन बन जाता है कि देखें सहाफत हम कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आने वाले दिनों में सहाफत जो है वो किस रुख पे जाएगी, तो हम जो साफी लोग होते हैं वो
तंजीमें बनाते हैं। तंजीमें बनाने का मकसद है कि रूल्स एंड रेगुलेशन उसके तयन करते हैं कि साफी कौन होगा, क्या होगा, उसने क्या करना होगा। बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं पता कि किसी क्लब में और यूनियन में क्या फर्क है। कोई कोई क्लब है तो वो समझता है यही यूनियन है, कोई अगर किसी यूनियन का नाम लेता है तो वो समझता है यही क्लब है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बुनियादी चीज है। कम से कम जर्नलिस्ट को पता होना चाहिए कि यूनियन वो होती है जो सहाफियों के मफादात के लिए काम करती है, वो तंजीम साजी वो यूनियन है। क्लब जो होते हैं वो तो सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए, उनके प्लेटफॉर्म के लिए होते हैं कि कहीं हम बैठ सके, गपशप कर सके, अपने दुख सुख बोल सके, वो क्लब होते हैं। तो जब मैं आज से 17-18 साल पहले यहाँ आया तो मेरा ताल्लुक चूंकि लाहौर से है, मैं वहाँ खासा सरगर्म रहा, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे भी हम वही सरगर्मियां जो है वो जारी रख सके। तो 2009 में फिर मुझे कम से कम 5 साल लगे साफियों को, दोस्तों को इकट्ठा करने में और उन्हें बावर कराने में कि हम साफियों का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उससे पहले एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम की बरतानिया में तंजीम थी, जो कि सुना गया कि मौलाना कोसन्याजी के दौर में बनाई गई थी, लेकिन वो फाल नहीं थी। एनी हाउ उसे खतो हाल मौजूद थे। तो जब हमने कोशिश की कि चले इसे फाल करते हैं, तो पता चला कि एक बहुत बड़ा अदारा जो कि पिछले 65 साल से यहाँ पे अखबार निकाल रहा है, उसके मुलाजमीन किसी और को आगे नहीं आने देते। तो अल्टीमेटली फिर मैंने ये सोचा कि यूनियन बनाने की बजाय, क्योंकि यूनियन यहाँ की मकामी भी मौजूद थी जो कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, तो हमने पाकिस्तान प्रेस क्लब के नाम से क्लब बनाया और दोस्तों को इकट्ठा करके उससे एक्टिविटीज का आगाज किया। मीट दी प्रेस करवाए, पाकिस्तान से कोई शख्सियत आती उसे कटहरे में लेके आते। इसी तरह की यहाँ पे जो हमारे अपने लोग थे उनको मीट दी प्रेस में आगे लेके आए। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम प्रेस क्लब की बुनियाद रखी तो हमारे सिर्फ 2 पार्लियामेंटेरियन थे, लेकिन जब हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गए हैं, ब्रैडफोर्ड में, लूटन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, इवन लंदन में, तो हमारे वो वाले बहुत सारे साथी जो कि कौंसलर बनने से डरते थे वो फिर मेयरशिप तक गए, जो कभी मेयर बनने से डरते थे वो पार्लियामेंट इलेक्शन के कंटेस्टेंट बन के बाहर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बहुत सारे साथी, क्योंकि उन्हें जो मालूमात दरपेश होती थी वो बतौर साफी हम उन्हें दे दिया करते थे। तो जी नाज़रीन, मुख्तसरन आप जान रहे थे मुबीन चौधरी साहब से फिर एक दाग बेल डाली जिद्दोजहद उनकी, किस तरह लोगों को इकट्ठा किया और फिर आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो काम है, उनकी जो एक खिदमात है वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगी। तो बिल्कुल आखिर में मैं दोबारा चाहूंगा रचियाल साहब और खान साहब एक एक जुमला फिर उनकी याद में, और फिर जो उनकी फैमिली के हवाले से अगर बताना चाहें कि, और हमारा पूरे नाज़रीन की तरफ से भी अगर उन तक पैगाम पहुंचे ताज़ियत का तो वो ज़रूर उन्हें पहुंचाइएगा। और उनका जनाजे का ऐलान कब होगा, और फिर आप जानते हैं अहले बैत टीवी पे तो ये पॉलिटिकल या स्पोर्ट्स प्रोग्राम सिर्फ 20% होते हैं, ज़्यादातर तो दीन के हवाले से बात, और हम मजालिस का भी एहतमाम करते हैं जो हमारे मरहूमीन हैं। तो जुमेरात को इंशाल्लाह मैं उस मजलिस प्रोग्राम में भी उनके साले सवाब का खास एहतमाम होगा, तो उसमें दुआ की भी गुजारिश करूंगा उलमा कराम से। लेकिन जाते जाते रिचाल साहब मजीद अगर कुछ आप बताना चाहें उनकी फैमिली और फिर आखिरी जो उनकी रसूमात। जी फैमिली के हवाले से जो उनके भाई हैं वो तो हैं पाकिस्तान में, और जब यहाँ से हमें आज रात को या सुबह तक पता थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि कब तक वो डेड बॉडी रिलीज करते हैं। उसके बाद उनका एक जनाजा जो है वो लंदन में दोस्तों के लिए रखा जाएगा और दूसरा जनाजा लाहौर में होगा। लाहौर प्रेस क्लब के पाकिस्तान जाएंगे जो जी सदर हैं आजम चौधरी साहब और नायब सदर ज़हीर बाबर साहब और एमरा के जो सदर हैं आसिफ भट्ट साहब, ये लोग सारे दोस्त जो है वो वहाँ पे एहतमाम करेंगे और आगे रिसीव करेंगे। तो इसके अलावा देख रहे हैं आप उनका नजरिया देखें कि वो किसी को भी नहीं कहते कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है।
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کام کے اندر آیا ہے ان کا درس یہی تھا کہ اس کو میچور کرے، مزید میچور کرے، اس کا ساتھ دیں، اس کو اگر نہیں پتا تو اس کو پیچھے مت کریں۔ تو پچھلے دنوں ہماری ایک بات چل رہی تھی کہ ابھی ہم نے ایک نئی باڈی لے کے آنی ہے، تو ہم دونوں تھوڑا سائڈ پہ ہو کے بیٹھیں گے تو ہمیں کیا کیا کرنا ہے، تو اس پہ میرے ساتھ وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی چیز اس میں یہ بھی تھی کہ ایک تو ایک تنظیم کا اور تنظیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ انشاءاللہ ہم دوستوں کے ساتھ بات کریں گے جن کو پتا ہے۔ دوسرا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بہت سارے سینئر دوست ایسے ہیں جو اس پریس کلب کا حصہ نہیں ہے یا تھے اب نہیں رہے، جو ورکنگ جرنلسٹ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو شرارت سے ہٹ کے مثبت کام کرنے کے جو قائل ہیں، ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم کے ساتھ واپس جو ہے اس کو مینج کریا جائے، اور ہم بیٹھ کے یہ سال جو ہے بھیا میرے ساتھ ان کی باتیں ہو رہی تھی اور 2-3 اور دوست اس میں شامل ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے پازیٹیو طریقے سے جب تک یہ چلتے ہیں سارے دوست کام کر رہے ہیں، ساتھ ان کو بھی سپورٹ کریں گے اور ساتھ ان سب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، بلکہ بات چیت ان کے ساتھ اور افضل بٹ صاحب کے ساتھ باقاعدہ اس پہ بات چیت ان کی بھی ہوئی، میری بھی ہوئی، اعظم چودھری کے ساتھ ہوئی، ارشد انصاری صاحب کے ساتھ بات نہ ہو سکی لیکن ان کا تذکرہ چلتا رہا کہ ان کے ساتھ بات ہوگی۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھی اس کے پیچھے، اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اہل بیت کی پوری ٹیم کو، شراف صاحب کو جنہوں نے سب یہ اہتمام کیا اور اس غم میں سارے شریک ہوئے، اور اسی طرح سارے لوگ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے اور ان کو جوان رحمت میں جگہ دے۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کو بھی صبر دے۔ جناب ارشد رچیال صاحب آپ کا بہت شکریہ، شہراز خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، ایک بار پھر ہم سب کی طرف سے آپ کو تعزیت ہو۔ اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آج کا پروگرام ایوننگ آور کا ٹائم ختم ہو گیا۔ آغا علی موسی بھائی ہمارے ساتھ تھے، اور دیگر جو ہم نے ایشوز کے ساتھ ساتھ جو پشاور بم دھماکہ آج ہوا ہے اس کی بھی ہمیں دلی افسوس ہے، اور پھر آج جو کمیونٹی میں صحافی برادری میں مبین چودھری صاحب ہمیں چھوڑ گئے، تو تمام مرحومین کو، تمام شہداء کے حوالے سے گزارش ہے آپ بھی دعا کیجیے گا، ان کے لواحقین کو صبر ملے، اور جو شہداء ہیں جو وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میری آپ کی ملاقات اب کل کے پروگرام میں اسی ٹائم ایوننگ آور میں ہوگی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔